जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द सारथी क्लासेस। मैं हूं आपका सारथी देव कुमार। टुडे वी विल स्टडी ए न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। नाउ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ आज डिस्कस करूंगा, जैसे व्हाट इज मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। करेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट इज दिस, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 3 रोज हैं। रो, 3 रोज आर देयर एंड देयर आर 3 कॉलम्स। जरूरी नहीं है कि 3 रो होगा तो 3 कॉलम हो, 2 रो है तो 2 कॉलम होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 3 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो 3 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पहले हम समझेंगे इस चीज को कि व्हाट इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स। ये सारे जो आप ए बी सी डी देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। करेक्ट। नाउ हम मैट्रिक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे? मैट्रिक्स इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो एलिमेंट्स है ये कितने तरीके के होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, करेक्ट, रियल एंड अनरियल। अनरियल एलिमेंट्स भी यहाँ पे अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब जो रोज होते हैं इनके इस मैट्रिक्स के बगल में लिखा जाता है m क्रॉस n। नाउ दिस m इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मिला करके उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो m क्रॉस n, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है सर? m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे m का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखेंगे हम। m विल बी इक्वल्स टू, कितने सारे रोज हैं? 3, तो 3। n कितना है सर? 3 कॉलम्स है तो 3। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर विल बी ऑर्डर ऑफ द अबव अबव मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3। तो ये तो था बात ऑर्डर का, और मैट्रिक्स किसको कहते हैं ये हमने जाना। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? नंबर वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, क्लियर है ना? रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं सर? जिसमें जब कोई मैट्रिक्स को हम सिर्फ रोज में ए बी सी डी, देर इज ओनली रोज, वन रो, सिर्फ एक रो रहेगा। और बहुत सर कॉलम कितने सारे हैं? देखिए सर 4 कॉलम। डोमिनेटिंग कौन सा है? कॉलम। बट कितना रो है सर? एक ही रो है। डोमिनेटिंग इसमें कॉलम है लेकिन नाम इसका रो मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब अगला वाला जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें जैसे कि इसमें डोमिनेटिंग क्या था सर? कॉलम। बट नाम है सर रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो है सिर्फ। यहां पे भी सिंपल, अगर एक ही कॉलम अगर होगा, ए बी सी एंड डी, तो हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ वन कॉलम, एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। क्लियर? यहाँ पे डोमिनेटिंग कॉलम था, यहाँ डोमिनेटिंग नंबर ऑफ रोज है। देखो कितने सारे रोज है, 1 2 3 4। क्लियर? अगला नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से कुछ चीजें सीक्वेंस वाइज चलेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अब जो मैट्रिक्स बताने वाला हूं, ये मैट्रिक्स के साथ साथ से रिलेटेड बाकी सारे मैट्रिक्स आएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है सर? ध्यान से देखेंगे, जो डायगोनल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई। क्लियर? अब इसमें जो डायगोनल होगा दैट विल बी द मेन डायगोनल, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? क्लियर होगा? ठीक है। दिस इज द मेन डायगोनल ऑफ एनी मैट्रिक्स, ऑफ एनी मैट्रिक्स दिस इज द मेन डायगोनल। अब ये मेन डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल में है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बी सी एफ डी जी एच ये सब जीरो होंगे। क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे इसको सर। डिफाइन करने के लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं। जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनका पोजीशंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ध्यान से देखेंगे इस चीज को, उनके पोजीशंस को डिफाइन करता है ए आई जे से। स्टेट्स द पोजीशन, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। क्लियर है? ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब ये आई जे क्या है सर? आई इज नथिंग बट द रो in which the element is present. Clear? J is nothing but the column in which the element is present. अगर मैं यहां पे बात करूं ए का या बी का या कोई भी एक एलिमेंट का, से फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं, इस वाले एलिमेंट को ले लेते हैं। ये किस रो में है? पहला रो में है, फर्स्ट रो में है। और किस कॉलम में है? पहला कॉलम में है। तो आई का वैल्यू इसके लिए, फॉर इसके लिए आई का वैल्यू होगा आई इक्वल्स टू 1, पहला रो और पहला कॉलम, तो जे का वैल्यू भी 1। बी के लिए ध्यान से देखेंगे, आई इक्वल्स टू 1, बी और जे इक्वल्स टू सेकेंड कॉलम है तो 2। क्लियर है? तो इस सारे पोजीशंस को, इन सारे पोजीशंस को, नॉट एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स को नहीं, इन सारे पोजीशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखेंगे। इन सारे पोजीशंस को, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है सर? दीज आर द पोजीशंस। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ए क्या है सर? एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, कांस्टेंट्स हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, अनरियल नंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए इस मेन डायगोनल को। इस मेन डायगोनल में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। मतलब क्या? मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स के जो पोजीशन होते हैं वो, उसमें आई और जे का वैल्यू इक्वल होता है। क्लियर है? आई और जे का वैल्यू इक्वल होता है। समझेंगे ध्यान से, ठीक है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स में ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल of the matrix, of the matrix are zero। इसका एग्जांपल दीजिए सर। ध्यान से देखेंगे इसका एग्जांपल। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, से 2 3 4 डायगोनल एलिमेंट्स ले लिया, बाकी सब क्या होगा? जीरो। सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स रहेंगे और बाकी सब में जीरो। क्लियर है? ओके। सो होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में होगा। प्लीज नोट डाउन, इसके बाद हम चलेंगे स्केलर मैट्रिक्स में। प्लीज नोट डाउन। होप आप सब लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर है? नाउ वी विल टॉक अबाउट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से समझिए, पहले डेफिनेशन समझेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स whose all the elements of, elements of main diagonal, main diagonal, diagonal are equal।
आर इक्वल। ध्यान से इस मैट्रिक्स को बनाएंगे पहले। ऑब्वियसली मेन, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बोल दिया है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मतलब सिर्फ जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे और बाकी सब जीरो। क्लियर है? और ये डायगोनल मैट्रिक्स और जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर इक्वल। जो भी एलिमेंट होगा, जो कोई भी, कुछ भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, एनीथिंग, तो वो कुछ भी होगा तो वो इक्वल होगा। से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 2, तो ये 2, ये क्या बन गया सर? स्केलर मैट्रिक्स। ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल है। क्लियर है? अगला है इसी के बाद इसका अगला स्टेज, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का अगला स्टेज है स्केलर मैट्रिक्स, वैसे ही स्केलर मैट्रिक्स का जो अगला स्टेज है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेम डेफिनेशन, बस इसके साथ एक लाइन और जुड़ जाएगा और हम फिक्स कर देंगे ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है मेन डायगोनल के वो वन, बस और कुछ नहीं चेंज। मतलब क्या सर? अगर मैं 1 1 1 0 0 0 0 0, करेक्ट? अगर मैं क्या किया, सेम है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल भी है, बट मैंने फिक्स कर दिया क्या कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? वन होंगे। अगर ऐसा होता है तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आई। क्लियर है? होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमने अभी क्या क्या सीखा? कॉलम मैट्रिक्स सीखा, हमने अभी रो मैट्रिक्स सीखा, फिर हमने स्केलर मैट्रिक्स सीखा, डायगोनल मैट्रिक्स सीखा, हाँ, एंड लास्ट में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स सीखा। प्लीज नोट डाउन, इसके बाद हम अगले पार्ट में चलेंगे। होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। आइए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं। इसके बाद का जो मैट्रिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेट एंड ए मैट्रिक्स, दोनों में ही एलिमेंट्स हैं, दोनों में ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दोनों में भी किसी तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं और अरेंजमेंट तो हो ही रहा है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मैट्रिक्स एंड ए सेट? सी, मैट्रिक्स में क्या होता है कि वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट in sets the arrangement is not in any order but well specified होते हैं, जो कि मैट्रिक्स में नहीं होते हैं। मैट्रिक्स में वेल स्पेसिफाइड, आप चाहो तो यहाँ पे आप एक रियल नंबर के साथ अब अदर एलिमेंट्स में आप अनरियल नंबर ले सकते हो, बट सेट में क्या होता है कि आपको वेल स्पेसिफाइड एक कैटेगरी के ही आपको एलिमेंट्स लेने होंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। सो वी विल नाउ टॉक अबाउट नल मैट्रिक्स। नल सेट में क्या होता था कि देयर वाज नो एलिमेंट इन द सेट, बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे नल मैट्रिक्स में हमें सारा का सारा एलिमेंट्स जीरो होगा, सारा का सारा एलिमेंट्स जीरो होगा। अभी तक बच्चों मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो सब 3x3 मैट्रिक्स के दिए हैं, करेक्ट? आप ध्यान से एक चीज देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा। अब यहां बात करते हैं, ये जो डायगोनल है ये एक 3x3 मैट्रिक्स में आया। अगर मान लीजिए कि मैंने 3x2 या 2x3 मैट्रिक्स लिया होता जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सिमिलर नहीं होते, जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और बच्चों यहां पे ये ध्यान से हम लोग देखेंगे, ध्यान से हम लोग एक चीज देखेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नहीं मिलता, अगर एक नहीं होता तो ये डायगोनल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो कि मैंने ये एक कॉलम हटा दिया तो क्या मुझे मेन डायगोनल मिलता? कभी नहीं मिलता। क्या मैं अगर एक रो हटा देता क्या मुझे मेन डायगोनल मिलता? कभी नहीं मिलता। क्लियर? इसी तरीके से आप अगर अगला वाला पार्ट देखेंगे, ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्केलर मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स होगा तब जाकर के वो एक स्केलर स्केलर मैट्रिक्स हुआ है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले भी उसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद ही वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, फिर जाकर के ही वो स्केलर मैट्रिक्स बन सकता है, फिर जाकर के ही वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक अगले लेवल पे लेके जाएंगे। पहले इसे नोट डाउन करेंगे और फिर हम अगले पार्ट पे चलेंगे। होप सब लोगों ने सब नोट कर लिया होगा। प्लीज पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से अब बात करेंगे हम अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल का जो एलिमेंट्स है उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेन डायगोनल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो सब जीरो होना मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। देखेंगे ध्यान से, ए बी सी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने का कोई जरूरत नहीं है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होने का जरूरत नहीं है, बट इसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमें डायगोनल मिलेगा। ठीक है, तो मेन डायगोनल को पाने के लिए हमने इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमने क्या किया, ई एफ डी। ठीक है, और नीचे का सारा एलिमेंट्स, इस मेन डायगोनल के नीचे वाला जो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होंगे और ऊपर के नॉन जीरो होंगे। सर यहाँ पे एक सवाल और, क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स को ही नॉन जीरो होना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैंडेटरी यह है कि नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट्स को जीरो होना पड़ेगा। ऊपर वाले में अगर एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो होता है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान से इस चीज को, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने देखा कि मेन डायगोनल का ऊपर वाला हिस्सा नॉन जीरो होगा और नीचे वाला हिस्सा मैंडेटरी है कि उसे जीरो होना पड़ेगा। वैसे ही ठीक उल्टा, अगर ये सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए और इनमें से एक भी अगर नॉन जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए बी सी, अगेन यहीं पे डी ई एफ, जीरो जीरो एंड जीरो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, ये जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल का नीचे वाला हिस्सा इज नॉन जीरो एंड ऊपर वाला हिस्सा इज मैंडेटरी है कि उसे जीरो होना होगा। अगर सर यहाँ पे अगर कोई भी या फिर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो होगा तो ये ना ही ये अपर ट्रायंगुलर होगा ना ही ये लोअर ट्रायंगुलर होगा, ये एक चुपचाप एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन के रह जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? प्लीज नोट डाउन, विल मूव टू सम क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मान के चलते हैं कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब ध्यान से इस चीज को समझते हैं और मान के चलते हैं कि दोनों का जो ऑर्डर बोथ हैविंग सेम ऑर्डर, ये बहुत जरूरी है। अगर दोनों का सेम ऑर्डर नहीं होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू इक्वलाइज देमसेल्फ, अपने एलिमेंट्स को वो इक्वलाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ना एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा किसी में, एक ना एक रो एक किसी में एक्स्ट्रा होगा, तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वलाइज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, वेर यहाँ पे ए आई जे ठीक है, और यहाँ पे बी जो है उसको बी इक्वल्स टू बी आई जे ले लेते हैं सारे एलिमेंट्स के लिए। अब अलग अलग एलिमेंट्स के पोजीशन के लिए अलग अलग आई और जे का वैल्यू हो जाए, और इसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है, इसका जो ऑर्डर है वो आर क्रॉस एस है। फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों को अगर इक्वल बनना है, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर इक्वल बनना है, सबसे पहला जो जरूरी चीज है, दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों के ऑर्डर सेम का मतलब नंबर ऑफ रोज हैज टू बी इक्वल इन बोथ द केसेस, नंबर ऑफ कॉलम्स हैज टू बी इक्वल इन बोथ द केसेस। देयरफॉर m हैज टू बी इक्वल्स टू r। नंबर टू, नंबर n इज इक्वल्स टू s।
और एक इंपॉर्टेंट चीज, ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे। जो भी कोई अगर ए वन वन है तो इट हैज टू बी इक्वल्स टू बी वन वन। अगर ए वन टू है, ठीक है, वो दैट हैज टू बी इक्वल्स टू बी वन टू। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैज टू बी इक्वल। क्लियर? तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। क्लियर है? नो डाउट प्लीज। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर। एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये एलिमेंट्स के बाद पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स एट दीज पोजीशंस। क्लियर है? एक एक करके हम इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से पहले समझेंगे एक एक क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए पहले क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ ए। अभी अभी हमने कुछ देर पहले बात किया है, ध्यान से देखेंगे। अभी हमने एक बात किया, ऑर्डर। ये देखिए ऑर्डर क्या है सर, ये m क्रॉस n पूरा मिला करके ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है? m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस पर्टिकुलर में कितना है सर, 3 रोज है, 1 2 3। तो 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है सर, 1 2 3। तो 3, तो ऑर्डर इज नंबर 1, ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर 2 क्वेश्चन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आएगा इसमें, जो भी वैल्यू आएगा, अगर 2 क्रॉस 3 है तो 2 इंटू 3, अगर 4 क्रॉस 3 है तो 4 इंटू 3। तो जितने भी 3 क्रॉस 3, जितने भी जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो 3 क्रॉस 3 में क्या होगा सर, 9। क्लियर? नंबर 3 एलिमेंट्स एट दीज पोजीशंस। देखिए कौन सा पोजीशन है, पहला A23। A23 का मतलब होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये तो मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो है x² - y। वेरी सिंपल। अब अगला जो है A31, मतलब ए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब 0, दैट इज 0। अगला क्या है सर, A12। तो A12 क्या होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मतलब ये बन गया 1, दैट इज 1। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्लीज। ओके, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एक बना ही लेंगे, जिसका पोजीशन हम अलॉट करेंगे। A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। अब इन सारे पोजीशंस के एलिमेंट्स को बनाने का फॉर्मूला, बनाने का फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है। Aij = I - 2j होल स्क्वायर बाई। क्लियर है? तो A11 अगर मुझे निकालना है, व्हाट इज A11? A11 आई का वैल्यू क्या, 1, जे का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 - 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला A11 आपका एलिमेंट क्या आ गया सर, 1/2। तो मैट्रिक्स हम बनाते चलेंगे साथ में। तो पहला है 1/2। अगला क्या होगा सर, A12। तो A12 अभी आई का वैल्यू क्या है सर, 1, जे का वैल्यू 2। तो 1 - I - 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 - 4 -3, -3 का होल स्क्वायर 9, 9/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। क्लियर है? A21, यहां पे अब I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 1 है। तो 2 - 2 × 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 2 - 2 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर है? 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। क्लियर? तो दिस विल बी 0। नाउ A22 अगर हमको निकालना है तो 2 - 2 × 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 2 - 4 -2, -2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 2। तो दिस विल बी 2। तो आपको आपका मैट्रिक्स मिल गया। हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था। इसी तरह का सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपके जितने भी मैं क्वेश्चंस आज आपको करा रहा हूं, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूं कि
इन तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को ही आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपके इन तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अलग लेवल के एकदम कोई एक्सट्रीम लेवल का या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ आ रहा है, प्लीज वो क्वेश्चंस मत करिए, किसी भी बुक को उठा करके क्वेश्चंस मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप रिलेवेंट चीजों को पढ़िए, इसीलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इसीलिए टीचर्स होते हैं, इसीलिए मेंटोर्स होते हैं, ठीक है, ताकि आप अपना टाइम सेव करें उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से और उनके दिखाए हुए उस डायरेक्शन से, जिसकी वजह से आपका एफर्ट कम लगेगा, आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। सो प्लीज फोकस करिए कि आपको रिलेवेंट चीजों पे ही ध्यान देना है और किसी चीज पे नहीं। सो प्लीज अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है सर, aij equals to aij equals to mod of minus 2i plus 3j, aij equals to mod of minus 2i plus 3j का मॉड। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, क्लियर है। तो पहला हमें क्या 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, ये 2x2 ही था, क्लियर, ये 2x2 मैट्रिक्स ही बनाना है, तो यहाँ पे भी 2 तो a11 निकालेंगे पहले, a11 इक्वल्स टू a11 का वैल्यू कितना आएगा सर, मॉड ऑफ -2 × 1 प्लस 3 × 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना, मॉड ऑफ -2 + 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा मैट्रिक्स हम यहाँ बनाते हुए चलते हैं। तो पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास 1, क्लियर है। अब 1 2, तो हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 × 2 मॉड दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2 + 6, तो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4, दिस इज 4। अब अगला अगला जो पार्ट है, मैं प्लीज इस चीज को रब करता हूं, आई हैव टू डू दैट क्वेश्चन हियर, ठीक है, ये होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, प्लीज। अब हम इसी चीज को यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमारा अगला पार्ट क्या है सर, a21, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ -2 × 2 + 3 × 1 मॉड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ -4 + 3 that is equals to -1 का mod, and -1 का mod is 1, so this will be 1 again, a22 -2 × 2 + 3 × 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, that is equals to -4 + 6, -4 + 6 is 2 only, that is equals to, ये हमारे पास क्लियर है, कोई डाउट नहीं, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। Okay, now let's move to the next question. We have two matrices which are equal. So A is equals to B and we have two matrices. So two matrices, the corresponding elements has to be equal. So similarly, A plus 4 is equals to 2A plus 2, correct? Or 2A minus A equals to 4 minus 2. Or 2A minus A is A, that is equals to 2. Clear? Now सिमिलरली वी हैव, देखो अब यहाँ पे ना b² + 2 = 3b, ये एक इक्वेशन है, b² + 2 = 3b, ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है हमारे पास b² - 5b = -6। अब ध्यान से देखेंगे, इनमें से हम एक वैल्यू को उठा करके दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दो सिमिलर इक्वेशंस आपको जब भी मैट्रिसेस मिले, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे सर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, और वी कैन राइट b² = 3b - 2, करेक्ट, 3b - 2, तो आई कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस, तो b² की जगह, और वी विल राइट 3b - 2 - 5b = -6, हो गया, सिंपल है। क्योंकि बी का वैल्यू जो भी आएगा वो दोनों में सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और हमें बी का एक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्लियर है, एक ही वैल्यू हमें चाहिए। तो 3b - 2b = -6 + 2, और -2b = -4, और b इक्वल्स टू, सो दीज आर द टू वैल्यूज। अगर हमें चेक करना है, वी कैन चेक इट कि हमारा आंसर राइट आया कि नहीं। a इक्वल्स टू व्हाट, a इक्वल्स टू b आना चाहिए, तो a अगर निकालेंगे हम, तो a + 4 दैट इज 6, 2 + 2 2 + 4 that is 6, now 3b that is 3 × 2 6, correct, so 8 तो कांस्टेंट दोनों में है, -6 पहले से दिया हुआ है a में। नाउ वी विल चेक फॉर b, b के लिए चेक करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2a + 2 that is
6 only. Now b square, 2 square plus 2, that is equals to 4 plus 2 equals to 6. Now 8. b square minus 5b, b square minus 5b is equals to 2 square minus 10. 2 square minus 10. So 2 square is 4 minus 10 equals to minus 6. प्रूव्ड, दोनों इक्वल है। सर हमने इस तरह क्यों सॉल्व किया? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर हमने इस तरह क्यों सॉल्व किया? बी स्क्वायर का, इसको तो सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हम इसको सॉल्व करते, बी का 2 वैल्यू आता, लगा के देखते। टाइम टेकिंग बच्चा, टाइम टेकिंग। यहाँ हमें टाइप से, हमें दोनों में से बी का जो 2 वैल्यू आता ना, उसमें से कोई एक ही शायद सही होता, जो दोनों कंडीशंस को, इस वाले कंडीशंस को भी, ये वाला कंडीशन को भी सॉल्व करता और ये वाला कंडीशन को भी सॉल्व करता। एक ही कोई वैल्यू आता, ये दूसरा वाला नहीं आता। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है? तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर वाला चक्कर ही हटा दिया। बी स्क्वायर वाला चक्कर कैसे हटाया? बी स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया अगले इक्वेशन में, जिसकी वजह से हमें सिर्फ बी निकालना पड़ा। तो बी हमें मिल गया। वरना आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 दो आएगा, 1 के लिए ये सॉल्व नहीं होगा, 2 के लिए ये सॉल्व होगा। दोनों इक्वेशन, दोनों मैट्रिसेस इक्वल आएंगे। 1 के आप 1 डालेंगे तो आपका नहीं आएगा। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन।